तो डार्क एजेस के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से अर्थ के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का सेलेस्टियल लेवल खतरा हमारे पास आता है, जहां पर हमने देखा था कि एक बहुत ही एंशिएंट बीइंग जिसका नाम द अनमेकर था वो अर्थ के कोर के अंदर मौजूद है और इतनी सदियों के बाद जिसको लिविंग ट्राइब्यूनल ने यहाँ पे कैद करा था वो अचानक जाग चुका है और उससे लड़ने के लिए मार्वल कॉमिक्स की जबरदस्त किस्म की एक पावर हाउसेस की टीम को बना के उससे लड़ने के लिए भेजा जाता है। लेकिन ये अनमेकर इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये हर एक चीज को अनमेक कर देता है, यहाँ तक कि वो वांडा मैक्सिमॉफ यानी कि स्कारलेट विच तक को अनमेक कर देता है। और इन दी एंड डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आखिरी सांसों के अंदर एक जबरदस्त किस्म का पोर्टल खोलते हैं एक ऐसी दुनिया का जहाँ पे सिर्फ ईएमपी सिग्नल्स को पाया जाता है और उसकी वजह से वो पूरा का पूरा अनमेकर जो कि एक बिजली के ऊपर चल रहा था उसके इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब बिजली नहीं मिलती है तो वो वहाँ पे बेकार हो जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ होता ही है कि वो पूरा का पूरा पोर्टल डॉक्टर स्ट्रेंज के मर जाने की वजह से काफी टाइम तक खुला रह जाता है और इसीलिए मुस्तकिल ईएमपी के झटकों की वजह से अर्थ के ऊपर होने वाली हर एक टेक्नोलॉजी जो कि बिजली से चलती है वो बिल्कुल रेंडरलेस हो चुकी है और अब ये दुनिया लिटरली डार्क एजेस के अंदर जा चुकी है जहाँ पे अब लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। लेकिन इसी तरह हमने देखा कि अभी भी यहाँ पे एक ग्रुप मौजूद है जिसको अपोकलिप्स लीड कर रहा है और उनके क्या इरादे होने वाले हैं वो हम आज के अपने इस एपिसोड के अंदर जानेंगे। तो अब आगे तो स्पाइडरमैन जिस तरह की मैं अपनी पिछली कहानी सुना रहा था तो आज की कहानी भी मैं वही सुना रहा है। जब दुनिया में अंधेरा हुआ तो लोग काफी ज्यादा डर गए और उनको गम गुस्सा आने लग गया, लेकिन इनका जो डर था वो बहुत जल्द जो है एक एंगर के अंदर बदल गया। हर तरफ वॉर शुरू हो गई, बॉर्डर्स के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, आइडियोलॉजीज के ऊपर एक कंप्लीट केओस मच चुकी थी। जब इनिशियली ये पूरा का पूरा अर्थ क्वेक आया जिसके अंदर हमने अर्थ की पावर को लॉस्ट कर दिया था मुकम्मल तौर पे, तो एक जबरदस्त किस्म की वॉर शुरू हुई और उस वॉर की शुरुआत होते ही बिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी जानें खो दी। लेकिन फिर कुछ वो लोग निकल कर आए सामने जिन्होंने सारे के सारे केओस वाले माइंड्स को काम करने की कोशिश करी और उन्होंने मैसेज को फैलाना शुरू करा। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जैसा कि अब दुनिया के अंदर बिजली जा चुकी है, मतलब अब इलेक्ट्रिक की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, फ्रिज, एसी, एयर कंडीशनर, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज, मेडिसिन बनाई नहीं जा सकती, तो उसकी वजह से अब दुनिया भर की इकोनॉमी वो जो हिल चुकी है। जिस तरह के कोरोना वायरस के अंदर जब पेंडेमिक लगा था तो हमें अंदाजा है कि उसके जरिए दुनिया के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट हुआ था। तो आप इसको अंदाजा लगाइए कि जिस तरह का पेंडेमिक कोरोना वायरस में लगा था उसका डबल ट्रिपल गुना से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब ये जो पेंडेमिक हुआ है दरअसल ये बिजली का हुआ है और ये एक बहुत ही बड़ी चीज है क्योंकि बिजली हमारे छोटी से छोटे मोबाइल फोन से लेके हर एक बड़े से बड़ी चीज के अंदर मौजूद है। तो उसी तरह हर कोई जो है जिसके हाथ जो चीज लग रही थी वो उसको लूटने में लग गया था और एक टोटल केओस का माहौल फैल चुका था इस दुनिया के अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ हीरोज यहाँ पे निकल कर आते हैं जिस तरह जीन ग्रे, और वो लोगों को बता रही होती है कि ये सब इस तरह से होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन यानी कि लॉरा जो है वो यहाँ पे लोगों से लड़ रही होती है और उनको यही कह रही होती है। ब्लैक पैंथर वहाँ पे अफ्रीका के बच्चों को देख रहा होता है जो कि यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर गन तान के खड़े हुए एक दूसरे से चीजें छीनने के लिए। इसी तरह हम शैंची के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उसके ही निंजास एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं और यहीं पे हम देखते हैं कि डेडपूल वो भी यहाँ पे कुछ आर्मी के लोगों से लड़ने में लगा हुआ है और कहता है कि मैंने कुछ फ्यू चीजें सोची हैं सबको सॉर्ट आउट करने के लिए, तो क्या तुम मेरी बात सुनना चाहोगे या मैं सीधा तलवार तुम्हारी आंखों के सॉकेट में घुसा डालूं। इसी तरह हम इस मार्वल को देखते हैं कि जो कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दो ग्रुप्स को आपस में लड़ने से रोक रही है कि अभी भी हमारे पास कोई ना कोई रास्ता होगा ही, हमारे पास कोई ना कोई तरीका होगा ही। इसी तरह हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो कि अपने आर्मी के लोगों को जो है हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और इसी तरह चार्ल्स ज़ेवियर कहते हैं कि हम इसका हल एक साथ मिलकर ढूंढेंगे। तो ये बात तुमसे किसने कही कि एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक जगह एक बुरी जगह होती है, क्योंकि अब जैसे तुम्हारी असल जरूरत हो चुकी थी तो तुम वो बड़ी बड़ी चीजें भुला चुके थे जो कि तुम कभी लेके घुमा करते थे, जिस तरह लेदर्स के बैग्स वगैरह जो कि तुम अपने लग्जरी के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे और अब तुम लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। और इसी तरह हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे पीटर पार्कर की जो बेटी होती है मे पार्कर वो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और उसको भी स्पाइडरमैन की तरह ही उसके नक्शे कदम पे चल रही है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पीटर पार्कर के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह कर रही है। अब इस पूरे की पूरे कॉमिक में पीटर पार्कर का जो कॉमिक कॉस्ट्यूम और उसका लुक दिया गया है बालों वाला वो मुझे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म का लग रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अपनी बेटी को यहाँ पे ज्यादा चिल्लाने से रोकता है तो वो कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं डैड। तो कहता है कि तुम इतनी जोर से चिल्ला रही थी और तुम्हें पता है ना कि हम यहाँ पे ज्यादा आवाज नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह मैरी जेन वहां से चिल्लाती कि चलो घर आ जाओ, खाने का टाइम हो चुका है। और पीटर पार्कर बताता है कि ऑनेस्टली अगर तुम मुझसे पूछो तो अब ये दुनिया में रहने के लिए एक अच्छी जगह बन चुकी थी जहाँ पे हम अपनी फैमिली को अच्छे और डिसेंट तरीके से रेज कर सकते हैं, क्योंकि अब पॉपुलेशन कम हो चुकी थी, हम बगैर इलेक्ट्रिसिटी के रह रहे, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही थी, कोई मास प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, तो उस दुनिया का क्लाइमेट जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका था। हॉस्पिटेबल हो चुके थे, हम एक दूसरे का ख्याल रखना ज्यादा सीख चुके थे और एक दूसरे के साथ इंसानियत को बांटने में ज्यादा आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये सारी की सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जितने के जितने पावरफुल टेलीपैथ्स थे वो इस बात को मेक श्योर कर रहे थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक्स बोलते हैं कि ब्राजील चेक इन।
और हमें बताया जा रहा है कि दरअसल यहाँ पे जो सारी की सारी चीजों को मेंटेन किया गया है, लोगों के बीच काम बनाया गया है, ये टेलीपैथ्स के जरिए बनाया गया है। मतलब प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर ने अपने साथ कुछ और टेलीपैथ्स को लिया है, जिसके जरिए वो दुनिया भर में लोगों को इस सब के बारे में भुलवा रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, कोई पेंडेमिक चल रहा है, बल्कि अब उनको उस माहौल में रहने की आदत डालने के ऊपर सोचवा रहे हैं और इसलिए ये दुनिया खूबसूरत होते हुए नजर आ रही है। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और हर जगह जो है इस तरह टेलीपैथ्स मौजूद होते हैं। अब हमारे बीच जो है दूरियां काफी ज्यादा कम हो चुकी हैं। अब हम सब जो है किसी बॉर्डर्स के दरमियान नहीं रहते हैं, बल्कि अब हम सबका एक कॉमन गोल बन चुका है और उसके लिए हमने अपना नया सेंटर ऑफ द वर्ल्ड चुना है, जो कि अर्थ का कैपिटल सिटी है वकांडा। ये वो जगह है जहाँ पे हमारे जबरदस्त किस्म के ग्रेट थ्योरिस्ट मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे हर रोज अपने दिमाग को इस्तेमाल करके कुछ न कुछ नया इजाद करने के बारे में सोच रहे होते हैं और इन सबको एक साथ जीन ग्रे अपने दिमाग के जरिए लेकर आई है। तो अब हम देख रहे हैं कि बेसिकली अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुकी हैं। जहाँ पे पहले कंट्रीज हुआ करती थी, मिलिट्रीज हुआ करती थी, अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब अर्थ एक ऐसा प्लेनेट बन चुका है जहाँ पे उसका एक ही कैपिटल है, जो कि वकांडा सिटी है। जिस तरह से हम गैलेक्सीज के अंदर दूसरे प्लैनेट्स को देखते हैं कि बड़े बड़े प्लैनेट होते हैं और उनके अंदर कोई कंट्री मौजूद नहीं होती है, बल्कि उनका एक ही कैपिटल होता है और उसी को सब जाना करते हैं। इसी तरह में बताया जा रहा होता है कि यहाँ पे जबरदस्त किस्म के इंटेलिजेंट लोग मौजूद हैं वकांडा के अंदर, जिसमें श्यूरी, टोनी स्टार्क, वैलेरिया रिचर्ड्स, टिचाला, नादिया वैन डाइन, अमेडियस जो, विक्टर वॉन डूम यानी कि डॉक्टर डूम, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि अलग अलग तरीके सोच रहे हैं कि किस तरह से अब वो चीज़ों को ठंडा रख सकते हैं, बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खाने की चीज़ों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं और वो एक साथ मिलकर यहाँ पे शेल्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया को भी एक यूटोपिया बनाया जा सके। लेकिन अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि हम इस दुनिया को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं जो यूटोपिया हमने इतनी मुश्किल से बनाया है। तो सिंपली हम इसके लिए वेब्स बनाते हैं और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है कि जंगल के अंदर जबरदस्त किस्म के वेब्स बने हुए हर जगह, जो कि स्पाइडरमैन नहीं बनाए ऑब्वियसली, और अचानक उसमें से एक वेब के अंदर से कोई चीज़ बहुत तेजी से गुजरती है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे ही उस वेब को कोई चीज़ चीरती है तो वहाँ पे एक गड्ढा बजना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे टावर के ऊपर यहाँ पे डेयरडेविल और उसका पुराना दोस्त फॉगी नेल्सन मौजूद है। तो वो कहता है कि ये कहाँ पे हो रहा है। तो डेयरडेविल अपने सेंसेस के जरिए बताता है कि ये जो है साउथ वेस्ट की तरफ हो रहा है, इसी ने यहाँ पे घुसने की कोशिश करी है। लगता है कि ये ब्लड थर्स्टी क्रिएचर्स आज रात अपनी शामत बुलवाने के लिए आए हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बहुत ज्यादा औसम काम करा है, स्पाइडरमैन के वेब्स को इस्तेमाल करा है और जो कोई भी चीज वेब को छूती है उसको छेड़ने की कोशिश करती है तो डेयरडेविल उसकी फ्रीक्वेंसी को फौरन से पकड़ लेता है और वो बता देता है कि कहाँ पे हमला हो रहा है। तो फॉगी बोलता है क्या मैं फ्लेयर को मार के लोगों को खबर कर दूं? तो डेयरडेविल बोलता है कि नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फॉगी, क्योंकि वुल्वरीन इसके बारे में ऑलरेडी जान चुकी होगी। और इसी तरह हम लोग यहाँ से एक टीम के पास शिफ्ट होते हैं जिसके अंदर वुल्वरीन और ब्लेड वगैरह मौजूद होते हैं और वो लोग बताते हैं बेसिकली कि यहाँ पे वेयरवुल्व्स आ चुके हैं और वो लोग अपने अपने वेपन्स को जो है सिल्वर के अंदर कोट करते हैं, क्योंकि वेयरवुल्व्स के खिलाफ और वैम्पायर्स के खिलाफ सिल्वर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और इसी तरह वो यहाँ मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। और पीटर पार्कर बताता है कि ऑफ कोर्स जब दुनिया के अंदर से सारी की सारी लाइट चली गई तो डार्कनेस जो है उसने जन्म लेना शुरू कर दिया और वो क्रिएचर जो कि अंधेरे के अंदर ज्यादा ताकतवर होते हैं अब इस डार्कनेस का फायदा उठाते थे और दुनिया भर के ऊपर अपनी हुकूमत को पाना चाह रहे थे। हाँ, हम मानते हैं कि ये खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर बहुत ज्यादा फियरसम हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए हमारी टीम इनसे कुछ कम नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से जबरदस्त किस्म के वैम्पायर्स जो हैं और वेयरवुल्व्स इनसे मुकाबला करने के लिए आ रहे होते हैं और यहाँ पे वुल्वरीन और उसकी टीम जबरदस्त किस्म से मुकाबला कर रहे होते हैं। इसी के बाद हम यहाँ से जंगल की एक गुफा के अंदर शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि हमारा टोनी स्टार्क और पेपर पॉट्स मौजूद है। और पेपर बोलती है क्या तुम्हें सायरन की आवाज नहीं आ रही है? लगता है जंगल में कुछ हो रहा है। तो इससे टोनी बोलता है लगता है कि आज नाइट होल्ड ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, यहाँ पे आगे पेपर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक वैम्पायर जो है वो गुफा के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और कहता है कि स्टार्क। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ से कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड के साथ यहाँ पे आते हैं और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देते हैं और कैप्टन का लुक देख के काफी ज्यादा मुझे मजा आ रहा है। मतलब ये जबरदस्त किस्म का रगेड लुक जो उनको दिया है, मैं इसका फैन हो गया हूँ। तुम एक जबरदस्त किस्म के इन्वेंटर हो तो अपने घर के लिए एक दरवाजा तो इन्वेंट कर ही सकते हो ना। तो वहीं से टोनी उससे मिलता है और वो थोड़े आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और वैम्पायर्स के बारे में भी पूछते हैं। तो वहीं से पेपर भी उससे आगे गले लगती है और कहती है कि काफी लंबा अरसा हो गया स्टीव, हम तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे थे। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो पूछते हैं कैप्टन तो ये बताओ कि तुम्हारी अल्केमी कैसी चल रही है? तो टोनी बोलता है कि वेल मैंने लेड को जो है गोल्ड के अंदर बदल दिया है, क्या तुम्हें थोड़ा सा चाहिए? तो कहते हैं कि मुझे ये किस लिए चाहिए होगा? तो टोनी बोलता है कि वैसे मैं जानता नहीं हूँ कि तुम्हें ये क्यों चाहिए होगा, लेकिन अगर हम पहले के वक्तों में होते तो इस चीज की अच्छी खासी कीमत तुम्हें मिल सकती थी। तुम लोग यहाँ पे काफी अच्छी हालत में लग रहे हो, इस सारे के सारे माहौल में भी तुम लोग काफी ज्यादा खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है। तो वहीं से पेपर बोलती है कि हाँ हम लोग क्या करें, हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसा ही है, वो हो चुका है। तो वहीं से कैप्टन बोलते हैं कि हम इस वक्त जो है लिटरली डेड वैम्पायर्स के बीच खड़े हुए हैं। वहीं से कैप्टन थोड़ा सा सीरियस होते हैं और कहते हैं कि मैं यूरोप का चक्कर लगा कर आ रहा हूँ। तो टोनी पूछता है कि वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है? तो कैप्टन बताते हैं कि अभी भी वहाँ पे आयरन फिस्ट रूल कर रहा है, मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है टोनी, क्या तुम मेरे साथ वॉक पे चलोगे? इस तरह हम देखते हैं कि कैप्टन और टोनी वॉक पे आते हैं और कैप्टन बताते हैं मैंने ये सोचा था कि तुम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत मिस करने वाले हो क्योंकि तुम्हारा सब कुछ उसी से चलता था।
तो टोनी बोलता है कि ऑनेस्टली मैं उसको मिस करता हूँ और हर रात अपने दिमाग को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम इस बात को जानते हैं, वो मशीन जो कि इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकती थी अब वो कभी स्विच ऑन नहीं होने वाली है। वहीं से टोनी बोलता है कि आप जरा वेब्स को ध्यान में रख के चलिएगा। तो ये बताओ कि आखिरकार तुम मुझसे क्या कहने के लिए आए हो? क्या तुम मुझसे ये तो नहीं चाहते कि मैं यूरोप में तुम्हारे साथ जंग के ऊपर चलूं, कि हम यूरोप के साथ जंग करें? बोलते कि नहीं, लगता है कि हमारे पास एक और सोल्यूशन मौजूद है। क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इन सारे के सारे स्विचेस को ऑन करने का और सारी की सारी मशीन को चलाने का एक और तरीका मेरे दिमाग में इस वक्त घूम रहा है। तो टोनी बोलता है कि इसका क्या मतलब है स्टीव, तुम क्या कहना चाहते हो? आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं? तो वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं यहाँ पे कोई शख्स मौजूद है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका उसको यहाँ पे अपोकलिप्स के पास लेकर आते हैं और उसके साथ यहाँ पे वैम्पायर्स का जो राजा है वो भी यहाँ पे खड़ा हुआ होता है और अपोकलिप्स कहता है कि हेलो आयरन मैन। और ये देखते हैं आयरन मैन जो है अपने जबरदस्त किस्म का एक बॉम्ब निकालता है और एक फ्लैश बैंग करता है, जिसके जरिए वो जबरदस्त किस्म की रोशनी से वो वैम्पायर जो है वहीं पे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। लेकिन उनका जो लीडर होता है वो वहाँ पे आके टोनी को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इनको मारने में काफी अच्छे हो स्टार्क, इसमें से कुछ वैम्पायर्स इतने पुराने हैं जो कि मेरी सदियों से खिदमत कर रहे थे। तो वहीं से टोनी बोलता है कि कैप, ड्रैकुला को मुझसे दूर करो। और आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? लेकिन कैप्टन बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और अगले पल हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका यहाँ पे टोनी के ऊपर अटैक करके उसको बेहोश कर देते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि दरअसल ये कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि मिस्टीक होती है, जो कि कैप्टन के रूप में टोनी को यहाँ पकड़ने के लिए आई थी और कहती है कि एक्सट्रैक्शन अकॉम्प्लिश्ड। और इस तरह अपोकलिप्स यहाँ से टोनी को अपने साथ किडनैप करके गायब हो जाता है। और पीटर बताता है कि हम लोग काफी ज्यादा रेजिलिएंट हो चुके थे और सरवाइव करना सीख चुके थे, लेकिन हम उस डेंजर को नहीं देख पाए जो कि यूरोप के अंदर उगते ही जा रहा था। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं अपोकलिप्स के पास जो कि टोनी को उठाता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड है स्टार्क, मुझे लगता था कि सिर्फ म्यूटेंट्स ही हैं जिनके पास जिंदा रहने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन शायद मैंने इंसानों को काफी कम समझा था। तो टोनी बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम जैसा जेनोसाइडिकल मैनिएक भी जो है अपनी सोच को बढ़ा सकता है। तो वहीं से अपोकलिप्स बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। तो टोनी बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मेरा एक रूल है कि जो कोई भी शख्स अपने कमतर लोगों से अपने लिए स्टैचूज को बनवाता है मैं उनके लिए कभी काम नहीं करता हूँ। तो अपोकलिप्स कहता है कि तुम जिस आयरन मैन सूट को पहनते थे उसके अंदर लगने वाला आयरन और दूसरे मेटल जो हैं वो भी कुछ कमतर लोगों ने ही जमीन से खोद के निकाले थे, इसलिए तुम इनको इस्तेमाल कर रहे थे। देखो तुम मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हो स्टार्क, मैं एवोल्यूशन के ऊपर बिलीव करता हूँ और एवोल्यूशन हर किसी के लिए नहीं होती है। जो उसको सह नहीं सकता है वो अपनी जिंदगी को भी डिजर्व नहीं करता है। प्रोग्रेस सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है कि हमें इस दुनिया को जो है अपने तरीके से चलाना होगा और अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी दुनिया को दोबारा से इवॉल्व करें। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अपोकलिप्स जो होता है बेसिकली वो उसको अपने एक लैब के अंदर लेकर आता है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो वहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि एक तरह का टेस्ला कॉइल लग रहा है। तो वहीं से टोनी बोलता है कि रीरी रीड्स, तुम लोग आखिरकार यहाँ क्या कर रहे हो? हमें लगा कि तुम लोग मर चुके हो और हम लोगों ने तुम्हें तलाश करना छोड़ दिया। सू को लग रहा था एक मिनट रीड, तुम आखिरकार यहाँ पे ये कर क्या रहे हो? तो रीड बोलता है कि मैं यहाँ पे इन सबह नूर की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टोनी बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या वो तुम्हें धमका रहा है या तुमसे जबरदस्ती करवा रहा है? तो रीड टीचर बोलते हैं कि नहीं, बल्कि वो तो हमें एक चांस दे रहा है। तो टोनी बोलता है कि यहाँ पे सारी की सारी पावर किस तरह से चल रही है, तुमने ये सब किस तरह से किया है? तो अपोकलिप्स बोलता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करने की कोशिश करते? तो टोनी बोलता है कि इसको देख के तो लग रहा है कि ये एक फ्राइडे केज है जो कि ईएमपी के कांस्टेंट झटकों से जो है इम्यून रह सकता है, लेकिन मैंने भी इस केज को बनाने की कोशिश करी और हमेशा वो फेल हुआ है। मैंने इसके अंदर एडामेंटियम और वाइब्रेनियम तक को इस्तेमाल करा है लेकिन वो काम नहीं करा, क्योंकि तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो कि अर्थ के अंदर से आ रही है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए मुझे एक जबरदस्त किस्म के मैग्नेट की जरूरत है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल हो कि अर्थ के अंदर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को रिपेल कर सके, और उस चीज को बनाना इतना आसान नहीं है। तो अपोकलिप्स बोलता है उस चीज को? तो टोनी बोलता है कि नहीं, लगता है कि तुमने इसका कोई और हल ढूंढ लिया है। एरिक लेंचर, तुम मैग्नीटो को इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें बेसिकली बताया जा रहा है कि अपोकलिप्स यहाँ पे बिजली इस तरीके से बना पा रहा है क्योंकि इसने यहाँ पे मैग्नीटो को कैद करके रखा हुआ है और उसके मैग्नेटिक पावर्स को इस्तेमाल कर रहा है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीटो एक बहुत ही बड़े टॉर्चर के अंदर है। अगर आपको अंदाजा नहीं हो रहा है कि वो कितनी टॉर्चर के अंदर है तो आप उसके हाथों की तरफ देखिए और उसके नाखून देखें कि वो कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। मतलब मैग्नीटो को यहाँ पे कई महीनों से यहाँ पे कैद करके रखा गया और उसको यहाँ से हिलने का मौका भी नहीं दिया गया है। और वहीं से अपोकलिप्स बोलता है कि बहुत बढ़िया, किलग्रेव। तो वहीं से टोनी बोलता है कि किलग्रेव द पर्पल मैन। और वहीं से अपोकलिप्स बोलता है कि इसके माइंड को काबू में ले आओ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली अपोकलिप्स यहाँ पे पर्पल मैन का इस्तेमाल कर रहे हैं सारे के सारे लोगों के दिमाग को अपने काबू में करने का, और कहता है कि श्योर। और अगले बार वो टोनी को काबू में करना शुरू कर देता है। और वहीं से पीटर पार्कर बताता है कि हम इस बारे में जानते थे कि अपोकलिप्स एक खतरनाक किस्म का डेंजर है हमारे लिए। वो एक ऐसा डिक्टेटर है जो कि बचे कुछ कॉन्टिनेंट को जो है रूल करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अपोकलिप्स इतना ज्यादा खतरनाक किस्म का थ्रेट हमारे लिए पोज कर सकता है। हमें ये नहीं पता था कि वो अपने गोल्स को पाने के लिए इस दुनिया को सैक्रिफाइस कर देगा, क्योंकि वहीं से अपोकलिप्स बोलता है मैंने उस बीइंग के माइंड को टच किया था और वो एक ऐसी बीइंग है जो कि किसी भी गॉड से ज्यादा पावरफुल है।
और जब अर्थ इन डार्क एजेस के अंदर गई तो वो गॉड दोबारा से सो गया। उसके पास पावर नहीं है जागने के लिए और अब हमें उस पावर की जरूरत है, क्योंकि अब तुम मेरी मदद करोगे टोनी स्टार्क अनमेकर को जगाने के लिए। तो आज हमें इस कॉमिक्स के जरिए दरअसल पता चल चुका है कि यहाँ पे जो अपोकलिप्स काम कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है या बुरे के लिए कर रहा है। और जिस तरह एग्जैक्टली मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि अपोकलिप्स वो एक विलन है, और मुझे यहाँ पे भी वो एक विलन ही नजर आ रहा है। और हमें ये पता चल चुका है कि अपोकलिप्स यहाँ पे दरअसल अनमेकर को दोबारा से जिंदा करना चाहता है। उसको उसकी पावर्स का चस्का लग चुका है और इसके लिए वो हमारी इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तैयार है। टू बी कंटिन्यूड।